हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था वो था बायोमोलिक्यूल। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम लोग करेंगे उसका नाम है एंजाइम। एंजाइम बहुत सारी जगह पे प्लांट फिजियोलॉजी के साथ में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं, तो ये बायोमोलिक्यूल्स में दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे भी कर लेंगे। लेकिन अभी आप आगे बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे पढ़ेंगे जिसका डिटेल बताया गया प्लांट फिजियोलॉजी में, तो जब भी प्लांट फिजियोलॉजी करें तो एक बार एंजाइम वाला पार्ट रिवाइज जरूर करते चलिए, ठीक है। साथ में आपको एनसीईआरटी लेकर के बैठना है, एनसीईआरटी लेकर के बैठिए, हर एक चीज कवर होगी यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है या तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे जाके बता सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एंजाइम के बारे में क्या लिखा गया है कि हाँ, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स हम लोग देखते हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हाईलाइट करते करते चलिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक को रखने की जरूरत नहीं है। देखो जो चीज आपको लगता है आपको याद है, ठीक है, उसको छोड़ दो। बाकी जिसको लगता है कि आप बार बार गलती कर रहे हो, बार बार भूल जा रहे हो, तो उसको हाईलाइट करते हुए चलो। अब अगर ये बात आएगी कि मैम कुछ ही नहीं आता है इस चैप्टर में, तो आपको क्या करना है, 2-3 बार पढ़ो, कई बार पढ़ने का ट्राई करो, उसके बाद आप हाईलाइट करो। ये नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पे ही पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर आप पहली बार कर रहे हो तो पूरी बुक को कलर कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। 2-3 बार आप रिवाइज करो, उसके बाद जाकर के जब आप 4 टाइम पढ़ो, फिर देखो कि आपके ब्रेन में कितनी चीजें रह रही हैं, कौन कौन सी चीजें जिसको आप बार बार भूल रहे हो, या फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहाँ पे ज्यादा गलती कर रहे हो। इन सारी चीजों को हाईलाइट करते चलो। ये जो साइड में स्पेस दिया गया यहाँ पे एड ऑन करते चलो। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में लिखा गया है, तो ये जो साइड का स्पेस बचता है यहाँ पे उसको थोड़ा इजी फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। बाकी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग को डाउट आता है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या कोई और ट्रिक होती है, तो सिंपल है, लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ। क्लास में जो हो रहा है समझाया जा रहा है बस, और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा है नहीं। मेहनत करोगे तो हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। चलो लिखा गया है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कि एंजाइम के जैसे बिहेव करते हैं, लाइक राइबोजाइम। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, तो वो होता है आपका राइबोजाइम। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। हम लोग एंजाइम को लाइन डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। हम लोगों ने जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा था, वहां पे क्या देखा था कि प्रोटीन आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है। एंजाइम्स प्रोटीन की जैसे हो रहे हैं, ठीक है, ऑल एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। हर एक एंजाइम के पास प्रोटीन के जैसा कैसा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। हर एंजाइम के पास प्रोटीन के जैसा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन के जैसा प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? प्रोटीन क्या था बेसिकली, कई सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर के क्या बनाए थे, प्रोटीन बनाए थे, सॉरी, कई सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर के प्रोटीन बना रहे थे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि एन एंजाइम्स लाइक एनी प्रोटीन हैज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे किसी भी प्रोटीन के पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरीके से एंजाइम के पास भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। एंजाइम के पास प्राइमरी स्ट्रक्चर भी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, और साथ ही साथ टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर भी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, टर्शरी स्ट्रक्चर भी है। ये तीनों कहाँ थे? ये तीनों प्रोटीन में भी होते हैं। प्रोटीन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी था। तो एंजाइम्स में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी। किसके जैसा है? जैसे कि आपका प्रोटीन का होता है। फिर लिखा गया कि व्हेन यू लुक एट अ टर्शरी स्ट्रक्चर, जब हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर देखते हैं, द चेन क्रिसक्रॉस, द चेन क्रिसक्रॉस इटसेल्फ। चेन एक दूसरे को ही क्रिसक्रॉस करती है, हैज मेनी क्रेवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड। देखो कुछ इस तरीके से आपको टर्शरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि चेन एक दूसरे के ऊपर ही क्रिसक्रॉस कर दे रही है, और यहाँ पे कई सारे क्रेवाइसेस बनते हैं। क्रेवाइसेस मीन्स गड्ढे के जैसा आप समझ सकते हो कि कोई चीज ऐसी है, समझ लो कि ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एंजाइम है। एंजाइम में कई सारे जो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर में कई सारे क्रेवाइसेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रेवाइसेस है, गड्ढे जैसा आपको दिख रहा है ना, थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ, ये क्रेवाइसेस होता है, या फिर आप इसको पॉकेट कह दो। पॉकेट बेसिकली क्या होता है? कोई चीज हम लोग पॉकेट में रख सकते हैं। तो ये जो क्रेवाइसेस होता है ना, ये जो क्रेवाइसेस होता है, इसी को एक्टिव साइड बोला जाता है। एक्टिव साइड मीन्स क्या होता है? एक्टिव साइड वो होती है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। देखो अभी आपको ये सारे वर्ड्स नए लग रहे होंगे, जैसे जैसे हम लोग एंजाइम धीरे धीरे करते जाएंगे आप समझ जाओगे कि एक्टिव साइट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या है, पॉकेट किसने बनना है, ये सब आप समझ जाओगे। फिलहाल इतना समझो कि जो एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें कई सारे क्रेवाइसेस प्रेजेंट होते हैं, और इसी क्रेवाइसेस को एक्टिव साइट बोला जा रहा है, करेक्ट। और इसी क्रेवाइसेस में आपके सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो जाते हैं। समझ में आया? ये आपका क्या है? ये आपके एंजाइम्स है। एंजाइम्स में कई सारे क्रेवाइसेस प्रेजेंट है, यानी कि पॉकेट्स प्रेजेंट है। अब इसी क्रेवाइसेस में कौन आकर के बाइंड होगा? आपका सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो जाता है, ठीक है। सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो गया, इसके बाद यही लिखा गया है कि वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। इसी पॉकेट को एक्टिव साइट बोला जाता है।
एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए क्रेवाइसिस और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट। जो एक्टिव साइट है वो वही जगह होती है जहां पे सबस्ट्रेट आकर के फिट होता है। दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शन एट हाई रेट। जो एंजाइम होता है वो रिएक्शन को कैटालाइज करता है हायर रेट पे। मतलब कोई भी आप रिएक्शन, अभी हम लोग आगे एग्जांपल भी देखेंगे, कोई भी रिएक्शन ले लो, अगर उसमें एंजाइम डाल देंगे वो बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाएगी, और अगर वहां पे एंजाइम नहीं है तो मॉलिक्यूल्स भी कम बनेंगे और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो अगर किसी भी रिएक्शन में हम लोग एंजाइम को ऐड करते हैं, एंजाइम एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो वो रिएक्शन बहुत तेजी से आगे जाती है। नेक्स्ट लिखा गया है कि जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से डिफर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों में अलग होते हैं। बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, यहां पे एक मेजर डिफरेंस मेंशन किया गया है, वो ये कि जो आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है, कौन, जो आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे भी वर्क करेगा। ये बात याद रखिएगा, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम करेगा। बट जो आपका एंजाइम होता है, जो आपका एंजाइम होता है, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वो डैमेज्ड हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर कम कर दोगे वो इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होगा, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होगा, उसी पे आपका एंजाइम अच्छा काम करेगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया डैमेज हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर दिया तो इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, क्या लिखी गई कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर। जो आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे बहुत अच्छा काम करता है। बट जो आपका एंजाइम होता है, एंजाइम गेट डैमेज, आपका एंजाइम डैमेज हो जाएगा जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। अगर आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर लेकर के गए, जो आपका एंजाइम है वो आपका खराब हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे जो एंजाइम्स निकलते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं हायर टेम्परेचर को? तो आंसर आएगा यस। अगर आप लोग को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर याद हो तो आपको याद होना चाहिए था, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया। क्या पढ़ा था? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हम लोगों ने क्या देखा था कि बहुत सारे ऐसे हार्श हैबिटेट्स थे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ऐसी जगह थी, वहां पे भी आपके आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे थे। तो जो आपके एंजाइम्स आर्की बैक्टीरिया से निकाले जाएंगे, जो भी एंजाइम आपके आर्की बैक्टीरिया से निकाले जाएंगे वो हायर टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर जाएंगे और वहां पे भी वो अच्छा काम करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया थर्मल स्टेबिलिटी का, कि जो थर्मोफिलिक एंजाइम होते हैं, जो थर्मोफिलिक एंजाइम होते हैं, आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है, आप लोग आगे पढ़ोगे क्लास 12 में कि थर्मस एक्वेटिकस, वहां से जो भी आपका एंजाइम निकलता है टैग पॉलीमरेज, वो भी बहुत हायर टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। और ऐसा एंजाइम जो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से निकाला जा रहा है जो हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर ले रहा है, जो हायर टेम्परेचर पे रह रहा है, ठीक है, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हायर टेम्परेचर। वो स्टेबल भी होंगे वैसे एंजाइम्स और अपनी कैटालिटिक पावर को भी रखे रहेंगे, मतलब कुछ डैमेज नहीं होगा। एंजाइम्स जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म से निकाले जाएं जो ऑर्गेनिज्म हायर टेम्परेचर वाली जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो वहां के भी जो एंजाइम्स होंगे वो नॉर्मली अपने फंक्शंस करते रहेंगे। नेक्स्ट लिखा गया कि थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म के साथ भी सेम होता है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल रिएक्शन। तो इतने में हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। देखो, एक पैराग्राफ पढ़ो उसको रिवाइज करते चलो, एक पैराग्राफ पढ़ो उसको रिवाइज करते चलो, यही तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का ना, यही एक तरीका होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, देखो हम लोगों ने क्या देखा, एंजाइम होता है। एंजाइम कैसा है? एंजाइम, सारे एंजाइम्स कैसे हैं? प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन में कौन कौन से स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे? प्राइमरी देखा, सेकेंडरी देखा, टर्शरी देखा, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एंजाइम के भी 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होगा प्राइमरी, एक होगा सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। टर्शरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे को ही क्रिस क्रॉस कर देता है और कई सारे क्रेवाइसेस या पॉकेट बना लेता है, और इसी क्रेवाइसेस और इसी पॉकेट को क्या बोला जाता है? एक्टिव साइट बोला जाता है। एक्टिव साइट वो जगह होती है, ये वो जगह है जहां पे आकर के आपका सबस्ट्रेट फिट हो जाता है, ठीक है, ये वो जगह है जहां पे आके आपका सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। नेक्स्ट इन्होंने ये लिखा कि जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है, जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन को बहुत हायर रेट पे इंक्रीज कर सकता है। अगर कोई रिएक्शन है उसमें आपका एंजाइम प्रेजेंट है तो उस रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी रेट बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है और जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो दोनों डिफर होते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में मेंशन्ड है वो सिर्फ एक डिफरेंस मेंटेन उन्होंने लिखा है आपकी बुक में, वो ये कि जो आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो हायर टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहेगा, हायर प्रेशर पे भी एक्टिव रहेगा। बट जो आपके एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं ये जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव किया, ये एंजाइम आपके हो जाएंगे डैमेज, ठीक है, और अगर आपने कम कर दिया टेम्परेचर, बहुत कम कर दिया, तो हो जाएंगे
इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे। मतलब इन्हें एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए जिस पर ये काम करेंगे। क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां से एंजाइम निकाला जाए तो भी वो आपके हायर टेम्परेचर पे काम कर सके? तो यस, आर्कीबैक्टीरिया ऐसा होता है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहां से अगर आप एंजाइम निकालोगे तो भी वो कितना भी टेम्परेचर होगा तो उसको वो टॉलरेट कर पाएंगे, और एंजाइम्स अपनी कैटालिटिक पावर को रिटेन रखते हैं। बस इतना सा लिखा गया था पहले पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट आता है आपका केमिकल रिएक्शन। देखो कुछ नहीं है इसके आगे, यकीन करिएगा कुछ नहीं है, सिर्फ इन्होंने 4-5 पेजेस में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही लाइन को बार बार लिखा गया है। देखो क्या लिखा गया है कि केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम, हम लोग किस तरीके से एंजाइम को समझ सकते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। पहले हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। केमिकल कंपाउंड में 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड में 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज सिंपली क्या रिफर करेगा, फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है, उसका शेप बदल जाए, ठीक है, शेप बदल गया, करेक्ट, शेप बदल जाए। और शेप कैसे बदलना चाहिए, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए। इसको याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल चेंज क्या है, शेप बदल जाए बिना ब्रेक को बॉन्ड किए, ठीक है। ये आपका फिजिकल प्रोसेस है। एक और फिजिकल प्रोसेस होता है स्टेट बदल जाए। स्टेट कैसे बदल जाए, अगर आइस है, आइस मेल्ट होकर के वाटर में चला जाए, और अगर वाटर है तो वाटर आपका वेपर में चला जाए। आइस मेल्ट होकर के वाटर बनाती है, करेक्ट, उसके बाद वाटर ही आपका वेपर में चेंज हो जाए, ये भी आपका फिजिकल प्रोसेस है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, देखो जब हम लोग ये केमिकल रिएक्शन को देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल कंपाउंड में 2 टाइप के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर फिजिकल चेंज की बात की जाए तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, या तो शेप चेंज होगा या तो स्टेट चेंज होगा। अगर शेप चेंज हो रहा है, शेप कैसे चेंज करना है, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को नहीं तोड़ना है। अगर आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया तब वो फिजिकल चेंज नहीं होगा, तब वो हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। हम लोग केमिस्ट्री में तो पढ़ते हैं कि बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, ये सब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। इसको सिंपल समझो कि अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है, शेप को चेंज करना है बट विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। या फिर एक और टाइप का फिजिकल प्रोसेस होता है कि स्टेट बदल दो आप। अगर आपका आइस है तो आइस आपका कन्वर्ट हो जाए वाटर में, और अगर आपका वाटर है तो वो कन्वर्ट हो जाए आपका वेपर में। सिंपल है, ठीक है। 2 टाइप का फिजिकल चेंज, कौन कौन सा, शेप बदल जाए विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या फिर आपका स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट कैसे चेंज होगा, अगर आपका आइस है वो मेल्ट हो जाए वाटर में, अगर वाटर है वो आपका चेंज हो जाए वेपर में। बेसिकली सिर्फ यही एग्जांपल नहीं ले सकते, आप कुछ भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हो जहां पे आपको दिख रहा है कि स्टेट चेंज हो रहा है, करेक्ट। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, मैंने क्या बोला था कि जब फिजिकल चेंज की बात करेंगे तो फिजिकल चेंज में शेप बदलता है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, वहां पे बॉन्ड नहीं टूट रहा है। लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बॉन्ड ब्रेक होता है इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will called a chemical reaction. Chemical reaction क्या होता है, जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड टूटता है, यही तो केमिकल रिएक्शन होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइंड होकर के क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट और वाटर बना रहा है, करेक्ट। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसका बॉन्ड टूटा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 सेपरेट हुआ होगा, SO4 आ गया, बेरियम से लग गया, ठीक है। इसका H इस OH के साथ मिलकर के वाटर बना दिया, और जो बेरियम था वो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट के साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट बना दिया। इतना समझ में आ गया कि मतलब यहाँ हुआ क्या, इसके बीच का बॉन्ड टूटा, इसके बीच का बॉन्ड टूटा और नए बॉन्ड बन गया, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड से चेंज अलग होकर के सल्फेट के साथ ऐड करके नया बॉन्ड बना दिया, बेरियम और सल्फेट के बीच में क्या कंपाउंड बना, बेरियम सल्फेट बना, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया है कि सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया गया है, वो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस जो होता है स्टार्च का, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो रेट होती है किसी भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, किस बात पे डिपेंड करेगी कि पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, यही होता है उस रिएक्शन का रेट, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा कि रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, जो रेट होती है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की, वो किस बात पे डिपेंड करती है कि पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब बात की जाए पर यूनिट टाइम तो समझ जाओ कि ये डिवाइडेड बाय टाइम होगा, ठीक है। रेट इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितने प्रोडक्ट का अमाउंट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किसका रेट होता है, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का, ओके। इसके बाद आता है कि रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा तो रेट को कंसीडर किया जाता है एज अ वेलोसिटी। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर। अब जो रेट है
फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का, वो इन्फ्लुएंस मतलब उसको चेंज भी किया जा सकता है टेम्परेचर बदल करके। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, लेकिन टेम्परेचर उसमें से एक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रेट को बदला जाएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर बदलेंगे तो रेट बदल जाएगा। कैसे रेट बदल जाएगा? अगर हम लोग 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेट होता है वो हो जाएगा डबल, रेट हो जाएगा डबल। और अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटा देंगे तो रेट हो जाएगा हाफ। ठीक है, यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस। रेट या तो डबल हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी बाई हाफ। ठीक है, या तो रेट डबल हो जाएगी या तो आधे से डिक्रीज हो जाएगी फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन आइदर डायरेक्शन। आइदर डायरेक्शन मींस दोनों डायरेक्शन में। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, रेट हो गई डबल। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया तो रेट हो गई कम, हाफ हो जाएगी। ठीक है, catalyzed reaction proceed at rate vastly higher than that of uncatalyzed ones। ये वही बात लिखी गई है कि अगर कोई रिएक्शन है उसमें आपने एंजाइम ले लिया तो बहुत फास्ट चलेगी, बट अगर उसमें एंजाइम नहीं लिया आपने तो बहुत स्लो चलेगी। When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction। इसका एग्जाम्पल उन्होंने बोला है, देखो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के बनाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं कि कोई भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम है, कोई भी कैटलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ हम लोग इतना समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है। ठीक, तो क्या रेट होगी यहाँ पे? तो इसका क्या बन रहा है कि अगर आप 1 घंटे तक ऑब्जर्व करोगे ना, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? कार्बोनिक एसिड के। ये आपके एनसीईआरटी का डेटा है इसलिए हम लिख रहे हैं। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? कार्बोनिक एसिड के। बट जैसे ही हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज लेते हैं, जैसे ही हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज लेते हैं, अब क्या हो गया? अब 1 सेकंड के अंदर आपके 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं किसके? कार्बोनिक एसिड के। अब आप समझे? अब आप समझे कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंस। देखो क्या था, सेम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स हो रहा था। ठीक है, सेम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बना रहा था। ठीक, सेम था। डिफरेंस क्या आया? पहले 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल ही बन रहे थे कार्बोनिक एसिड के, लेकिन अब 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वो भी 1 घंटे में या 1 सेकंड में? 1 सेकंड में बन रहा है। समझ रहे हो? 1 घंटे में भी, 1 मिनट में भी नहीं, 1 सेकंड के अंदर आपके 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहा है कार्बोनिक एसिड के, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब आप समझे कि जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है इन कंपैरिजन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि इन द absence of any enzyme, in the absence of any enzyme, this reaction is very slow with about 200 molecule of H2CO3 being formed in an hour। 1 घंटे में कार्बोनिक एसिड का 200 मॉलिक्यूल बन रहा था। However, by using an enzyme present within the cytoplasm, जैसे ही हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज को लेते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का लोकेशन दिया गया है साइटोप्लाज्म में, इसको याद रखिएगा। इस साइटोप्लाज्म में जो आपका एंजाइम प्रेजेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जैसे हम लोग उसको लेते हैं, अब क्या हो रहा है? अब 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड के एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में कार्बोनिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 6 लाख बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम। जो एंजाइम था उसने रिएक्शन को एक्सेलरेट कर दिया, बहुत ज्यादा ही उसकी स्पीड बढ़ा दी। कितना तेज बढ़ा दिया? 10 मिलियन टाइम स्केल अराउंड उसने उसकी स्पीड बढ़ा दिया। ठीक है, थोड़ा लाइट गया है, लाइट नहीं है तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि द पावर ऑफ एंजाइम इज क्रेडिबल इंडीड। ये हो गया ना कि जो एंजाइम का पावर है वो अतुल्य होता है। अतुल्य मींस आप बता नहीं सकते। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है वो। देखो, देयर आर 1000 ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम ईच कैटलाइजिंग ए यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ पे बहुत ही टाइप के 1000 ऑफ टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे होते हैं। A multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme is called the metabolic pathway। metabolic pathway क्या होता है कि कोई मान लो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है, जब हर एक स्टेप कैटलाइज्ड होती है सेम एंजाइम या डिफरेंट एंजाइम से, तो उसी को मेटाबॉलिक पाथवे बोला जाता है। इन्होंने एग्जांपल किसका लिया है? ग्लाइकोलिसिस का। जब ग्लूकोज से बन रहा था पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से बन रहा था पायरुविक एसिड। जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, बेसिक सी चीज है, कहाँ बन रहा था भाई? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस में, वहां पढ़ोगे कि एक ग्लूकोज था। ठीक है, एक ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। ये क्या सिंगल स्टेप प्रोसेस था? नहीं, इसमें टोटल 10 स्टेप्स आए थे। ठीक है, 10 स्टेप आए। अब इसमें 10 अलग अलग एंजाइम्स आए थे, 10 अलग अलग एंजाइम आए थे। तो ये क्या हो गया? यही है मेटाबॉलिक पाथवे। क्या है? यही है मेटाबॉलिक पाथवे, यही है मेटाबॉलिक पाथवे। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि ये जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, ये क्या होता है? ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जहां पे ग्लूकोज क्या बना दे रहा है? पायरुविक एसिड बना दे रहा है।
थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम, 10 अलग अलग एंजाइम यूज होते हैं कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन. व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 12 यू विल स्टडी दिस रिएक्शन. एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन. जैसे हम लोग एक या दो रिएक्शन ऐड करते हैं, जो इंड प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा. जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने क्या देखा कि ग्लूकोज था उससे पाल्विक एसिड बन जाता है. क्या सिर्फ यही हुआ था? सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था. जब हम लोगों ने सेम ग्लाइकोलिसिस को देखा अंडर एन एनारोबिक कंडीशन, वहां पे इंड प्रोडक्ट क्या था? यहाँ पे इंड प्रोडक्ट आपका पाल्विक एसिड है. अब एनारोबिक कंडीशन में इंड प्रोडक्ट हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड. एरोबिक कंडीशन है तो वहां पे तो पाल्विक एसिड बन रहा है. अगर हम लोग बात करेंगे ईस्ट की अगर बात करेंगे तो वहां पे इंड प्रोडक्ट हो जाता है एथेनॉल, क्योंकि वहां पे फर्मेंटेशन हो रहा था. तो मैंने तीन चीजें बोली. एरोबिक कंडीशन में क्या बन रहा है? एरोबिक कंडीशन में आपका बन रहा है पाल्विक एसिड, ठीक है, एरोबिक कंडीशन में. एनारोबिक कंडीशन में क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है. बट अगर ईस्ट की बात करेंगे तो वहां पे फर्मेंटेशन होता है, तो वहां पे इंड प्रोडक्ट क्या था? वहां पे इंड प्रोडक्ट था आपका एथेनॉल. मतलब अगर हम लोगों ने एक या दो रिएक्शंस को एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो जो इंड प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है. हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल. अगर अलग अलग कंडीशंस हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट भी पॉसिबल होंगे. हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन? किस तरीके से एंजाइम्स में इतने हायर रेट के केमिकल कन्वर्जन पॉसिबल होते हैं? अब यहां से होगी कहानी शुरू. कुछ खास नहीं है, सिर्फ कहानी ही कहानी है. देखो, टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड, लाइट आ गई. टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स ए लिटिल मोर. इसको समझने के लिए हमें एंजाइम्स को थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट. हम लोगों ने ऑलरेडी एक्टिव साइट का आइडिया पढ़ लिया. एक्टिव साइट क्या था? बेसिकली देखो, टर्सरी स्ट्रक्चर था. टर्सरी स्ट्रक्चर में जो क्रेवाइसेस प्रेजेंट थे, टर्सरी स्ट्रक्चर में जो क्रेवाइसेस प्रेजेंट थे, जो पॉकेट्स प्रेजेंट थे, इसी को क्या बोला जा रहा था? यही था आपका एक्टिव साइट. एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां पे आपका सबसेट आकर के बाइंड हो रहा है. करेक्ट, इतना समझ में आ गया. यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोगों ने एक्टिव साइट का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पढ़ लिया. द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू ए रिएक्शन. जो केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन होता है उसी को रिएक्शन बोला जाता है. द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इन ए प्रोडक्ट इज ए कॉल्ड सबस्ट्रेट. जो केमिकल कन्वर्ट हो रहा है, क्या लिखा गया है? द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट. जो केमिकल कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में उसको बोला जाता है सबस्ट्रेट. देखो, जो एरो के इस साइड होगा ये होता है सबस्ट्रेट, जो एरो के इस साइड होता है वो होता है प्रोडक्ट. बेसिक सी चीजें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट. जो कन्वर्ट हो रहा है, जिसका कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट में, वो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट. ठीक है, क्या लिखा गया है? जिसका कन्वर्जन हो रहा है वो क्या होता है? सबस्ट्रेट. Hence enzyme that is protein with 3-dimensional structure including an active site convert a substrate into product. जो एंजाइम है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. कौन हेल्प कर रहा है? एंजाइम. ठीक है, सबस्ट्रेट किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है. कौन हेल्प कर रहा है? एंजाइम का हेल्प कर रहा है. इट इज नाउ अंडरस्टैंड दैट द सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम एट एक्टिव साइट. जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम से कहां बाइंड करेगा? एक्टिव साइट पे. ये था एंजाइम, कहां बाइंड किया? एक्टिव साइट पे. कौन बाइंड किया? सबस्ट्रेट बाइंड कर गया. ठीक है, इसके बाद लिखा गया है कि द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट. सबस्ट्रेट आपके डिफ्यूज करेंगे एक्टिव साइट पे. देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ईएस कॉम्प्लेक्स. जब आपका सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है ईएस कॉम्प्लेक्स. क्या होता है ये ईएस कॉम्प्लेक्स? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो क्या लिखा गया यहाँ पे कि एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ईएस कॉम्प्लेक्स कब होता है? द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द एक्टिव साइट. सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट पे डिफ्यूज होता है तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. कॉम्प्लेक्स को क्या बोला गया? ईएस कॉम्प्लेक्स. ईएस कॉम्प्लेक्स क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ई स्टैंड फॉर एंजाइम. ई को एंजाइम बोला जा रहा है. दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है? कम समय के लिए होता है. दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांजिएंट फिनोमिना. मतलब जो आपका ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है, देखो यार, एस था, सबस्ट्रेट था, एंजाइम के साथ बाइंड करके ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो पहले ये बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ये ट्रांजिएंट फिनोमिना होता है. मतलब बहुत कम टाइम के लिए होगा. ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम के लिए. अनस्टेबल होता है. बेसिकली आप इतना समझो, जो ईएस होता है ना वो अनस्टेबल होता है. प्रोडक्ट आपका स्टेबल होता है. ठीक है, अनस्टेबल चीजें जल्दी जल्दी ब्रेक होती रहती है. तो जो आपका ईएस है, ईएस कॉम्प्लेक्स है, वो आपका अनस्टेबल होता है, ट्रांजिएंट होता है. ठीक है, कम टाइम के लिए होता है. नेक्स्ट लिखा गया कि ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. मतलब देखो, जब आपका प्रोडक्ट बनने से पहले, जब आपके सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलेंगे ना, कई सारे ट्रांजिएंट स्टेट आते जाएंगे. जैसे कोई भी रिएक्शन होता है ना, ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट था वो तुरंत प्रोडक्ट बना देगा. उसके बीच में कई सारे स्टेट आते हैं. ठीक है, वही लाइन यहाँ पे लिखी गई कि ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम
वो जगह जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे कई सारे स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के बनते हैं, जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, नेक्स्ट लाइन कहां गई? वेज शोन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग, बहुत जल्दी जब जो बॉन्ड बनने थे वो बन गए, जो टूटने थे वो टूट गए। जब ये हो जाता है तो प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है एक्टिव साइट पे, ठीक है, प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है एक्टिव साइट पे। इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, जो आपका सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोडक्ट में। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, कई सारे ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के थ्रू ये आपका जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं देयर कुड बी मेनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट। देखो जब आपका सबस्ट्रेट था, ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। इन दोनों के बीच में कई सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट आएंगे, कई सारे ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट में पढ़ा था। बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, देखो ये आपका क्या है? ये आपका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट से जब आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बीच में कई सारे ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल आपका सबस्ट्रेट था, ये दोबारा किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में कई सारे ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर आपके बन रहे हैं। इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आर अनस्टेबल, जो भी बीच के स्टेट आते हैं वो सारे अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी इज द समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी, स्टेबिलिटी एनर्जी से रिलेटेड होती है। अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम होती है, याद रखिएगा। ये देखो, ये प्रोडक्ट की एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या लिखा गया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना आप कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। हेंस व्हेन वी लुक एट द पिक्टोरियली थ्रू ए ग्राफ इट लुक्स लाइक समथिंग इन फिगर 9.4। देखो सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई दिखाई जा रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी लो दिखाई दे रही है। देखो सबस्ट्रेट यहाँ पे, सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। देखो जब भी हम लोग एंजाइम को यूज नहीं करेंगे, जब भी एंजाइम की जरूरत नहीं होगी, तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? देखो एक्टिवेशन एनर्जी का दो डेफिनेशन होता है। एक तो कोई भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें जरूरत होती है केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, ये होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। बट जो यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे ये है कि एनर्जी, जो एनर्जी हमें जरूरत है कहाँ क्या करने के लिए, जो एनर्जी की हमें जरूरत होती है सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोगों ने सबस्ट्रेट देखा, देखो ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में ये है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जब आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब हम प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनने के टाइम देखो एनर्जी सबसे कम है और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। एनर्जी सबसे कम है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्या बन गया आपका प्रोडक्ट। जब आपका एंजाइम होगा तब एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। ये जो ग्राफ है नीचे वाला, ये तब का ग्राफ है, ये जो नीचे वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, ये एंजाइम के साथ का ग्राफ है। ये वाला तब का ग्राफ है जब एंजाइम एब्सेंट है, ठीक है। ये तब का ग्राफ है जब एंजाइम आपका एब्सेंट है, ये तब का ग्राफ है जब आपका एंजाइम एब्सेंट है, ठीक है। ये रहा आपका ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट लाइन लिखी गई कि द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी, जो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। देखो अब सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट का डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया? नहीं, बीच में कई सारे स्टेट भी आए हैं जो कि अनस्टेबल थे, टूट टूट के क्या बना दिए? प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, हम लोग दो चीजें नोटिस करेंगे कि द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, हमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इफ P इज एट लोअर लेवल, जब प्रोडक्ट आपका लोअर लेवल पे है, देन S, ठीक है, देन द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट आपका लोअर लेवल पे है इन कंपैरिजन सबस्ट्रेट, तो मतलब आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वन नीड नॉट टू सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो या इंडोथर्मिक रिएक्शन हो। इंडोथर्मिक क्या होता है? जहां पे एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, ठीक। बहुत ज्यादा इसमें कुछ मत पढ़ना, इतना ज्यादा है नहीं जितना मैंने आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर कोई भी टीचर आपको पढ़ाता होगा तो आपको लगता होगा कि ऐसा क्या रॉकेट साइंस है। एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, तुरंत जाके क्वेश्चन लगा लो। देखो कई बार ऐसा किया करो, जब भी कोई टॉपिक आपको ना समझ में आया करे ना, एक बार उसका पीवाईक्यू देख लिया करो, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा, तो उस हिसाब से आप पढ़ोगे। कई बार देखो क्या होता है ना कि टीचर्स आपको बताते हैं हर चीज बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि आपके दिमाग में क्या भरा पड़ा है कि नहीं आता। तो एक बार पीवाईक्यू लगा लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो क्या बोला गया?
हमें वन नीड नॉट टू सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट हो गया, वेदर इट इज एन, हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो या आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एस हैज टू गो थ्रू ए मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। एस जो सबस्ट्रेट है वो आपका उसको जाना पड़ेगा हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस from that of this transition state is called the activation energy. The difference in average energy content, जो हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं एवरेज एनर्जी कंटेंट में सबस्ट्रेट के, जो हम लोग सबस्ट्रेट के एनर्जी में डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट, वही होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू पी प्रोडक्ट मोर इजी। एंजाइम है, देखो अगर एंजाइम प्रेजेंट होता है तो सबस्ट्रेट इजीली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। अगर एंजाइम आपका एब्सेंट है, अगर एंजाइम नहीं है तो सबस्ट्रेट को टाइम लगेगा थोड़ा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। हम लोगों ने क्या बोला था, एंजाइम प्रेजेंट होता है रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, एंजाइम एब्सेंट होता है तो थोड़ा टाइम जाएगा, मॉलिक्यूल्स भी उतने नहीं बनेंगे, इसलिए एंजाइम का होना अच्छी बात होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा गया है कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। Each enzyme has a substrate binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced. कोई भी एंजाइम होता है उसमें क्रेवाइसेस प्रेजेंट होती हैं जिसको एक्टिव साइट बोला जाता है। एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां पे आपका सबस्ट्रेट आकर के फिट होता है। करेक्ट, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जब एंजाइम आपका सबस्ट्रेट आकर के एंजाइम से फिट होगा, क्या बनाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बना लेगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड। जो आपका ईएस कॉम्प्लेक्स होता है ये आपका होता है शॉर्ट लिव्ड। ईएस कॉम्प्लेक्स होता है शॉर्ट लिव्ड एंड डिसोशिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट, और डिसोशिएट हो जाता है प्रोडक्ट में। The unchanged enzyme with an intermediate formation of the enzyme product complex, उसके बाद क्या बनता है आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो पहले क्या था, एंजाइम मिला सबस्ट्रेट से, ठीक है, क्या बना दिया, ईएस कॉम्प्लेक्स बना दिया। जब ईएस कॉम्प्लेक्स बना इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका ई और पी कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब अब देखो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट से अलग हो जाता है और प्रोडक्ट निकल जाएगा एक्टिव साइट पे, और प्रोडक्ट आपका कैसा होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। क्या था, एंजाइम था, एंजाइम से सबस्ट्रेट आकर के लग गया, क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद क्या बनेगा, ईपी बनेगा, ईपी कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद आता है कि फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सबसे पहले सबस्ट्रेट एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट पे आके बाइंड होगा, फिट होता है वहां पे। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। जब आपका सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो वो इंड्यूस द एंजाइम टू ऑल्टर इट शेप, उसके शेप को, जब आपका सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होता है तो उसका शेप ऑल्टर होता है जिससे वो टाइटली बाउंड हो सके, ठीक है। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, अब वो सबस्ट्रेट के पास में होता है, केमिकल बॉन्ड इजिली ब्रेक होते हैं और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एंजाइम रिलीज कर देते हैं प्रोडक्ट को, रिएक्शन के प्रोडक्ट को, एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। देखो इतनी सी बात समझो, ये आपका क्या है, ये आपका एंजाइम है। उस लाइन में जो चारों लाइन है उसमें सिर्फ इतना लिखा गया, ये आपका एंजाइम है, एंजाइम में आपका एक्टिव साइट प्रेजेंट है, यहाँ से सबस्ट्रेट आकर के लग जाएगा, ठीक है। सबस्ट्रेट अपना थोड़ा बहुत पोजीशन को चेंज करेगा, शेप को चेंज करेगा, जिससे कि वो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड हो सके, ठीक है, टाइटली बंध सके, बाइंड हो सके। इसके बाद क्या होता है कि उनके बीच का द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द, ये हो गया द एक्टिव साइट ऑफ द बॉन्ड। इसके बाद क्या होगा कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट वो दोनों आपस में लग गए, उसके बाद बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एंजाइम जाकर के अटैच होगा प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया था, एंजाइम जाकर के बना दिया प्रोडक्ट, तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, अब बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, अब बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, यहां से प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा, प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा और एंजाइम रेडी होगा किसी और सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए। देखो आपका एंजाइम था, सबस्ट्रेट था, एंजाइम से सबस्ट्रेट आकर के अटैच हुआ, बना ईएस कॉम्प्लेक्स, ईएस कॉम्प्लेक्स बना, इसके बाद बनता है आपका ईपी कॉम्प्लेक्स। जब ईपी कॉम्प्लेक्स बनता है इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट फ्री हो जाता है एक्टिव साइट पे और एंजाइम रेडी होता है किसी और सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए। इतनी सी ही चीज लिखी गई है इसमें, ठीक है। अब आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, वो फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कंडीशन व्हिच कैन ऑल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड, जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो इफेक्ट होती है कई सारे कंडीशंस में, ठीक है, जो कि प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हैं। दीज इंक्लूडेड, कौन कौन सा होता है फैक्टर, टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में चेंज होता है, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल या फिर स्पेसिफिक केमिकल जो बाइंड होते हैं वो भी ऑल्टर कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। अब हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है टेम्परेचर एंड पीएच की।
बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं दिया गया। इसमें इतना सा है कि ऑप्टिमल टेम्परेचर पे आपका एंजाइम काम करेगा, टेम्परेचर या पीएच उससे बढ़ा दो तो भी काम नहीं करेगा, उससे कम कर दो तो भी काम नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया कि एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। जो एंजाइम होता है वो पीएच और टेम्परेचर के नैरो रेंज पे ही वर्क करेगा। Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH called the optimal temperature and optimal pH। जो आपका एंजाइम होता है एक ऑप्टिमल टेम्परेचर और एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही अच्छी एक्टिविटी शो करेगा। एक्टिविटी डिक्लाइन इन बोथ बिलो या अबव द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू से जैसे ही आप कम करोगे या बढ़ाओगे, ठीक है, एक्टिविटी जो एंजाइम की एक्टिविटी थी वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्पररी इनएक्टिव। जैसे लो टेम्परेचर होगा आपका एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और जैसे हायर टेम्परेचर होगा आपका एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय हीट। प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं हीट के थ्रू। देखो ये है आपका ऑप्टिमल टेम्परेचर, ये है आपका ऑप्टिमल टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका ऑप्टिमल टेम्परेचर है पीएच, सॉरी ये टेम्परेचर है, ये पीएच है, ये ऑप्टिमल पीएच है, ये ऑप्टिमल टेम्परेचर है। जैसे ही आप यहां से, ठीक है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर कम करोगे तब भी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। पीएच बढ़ाओगे एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई। पीएच, ये पीएच का ग्राफ है ना, इधर बढ़ रहा है इधर कम हो रहा है। जैसे पीएच को कम करोगे एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑप्टिमल पीएच पे ही आपका एंजाइम अच्छा फंक्शन करता है। जैसे ही आपने टेम्परेचर कम कर दिया इनएक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया आपका एंजाइम डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन की। अगर हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया है कि विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे जैसे हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते रहते हैं द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट। देखो सिंपल सी चीज है, देखो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे सबस्ट्रेट दिया गया कि जैसे जैसे हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे पहले तो वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बट एक जगह पे जा करके रुक जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की जब हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जब हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज एट फर्स्ट। पहले तो वेलोसिटी बढ़ेगी, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस ए मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स पे जैसे आपकी पहुंची वेलोसिटी, इसके बाद वो नहीं बढ़ेगी। कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, अब वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली। देखो सबस्ट्रेट बढ़ाते गए वेलोसिटी बढ़ती गई, बढ़ाते गए बढ़ती गई, बट एक ऑप्टिमल जगह पे पहुंच गई। जैसे ही आपका वेलोसिटी मैक्सिमम होगी अब कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दो वेलोसिटी पे डिफरेंस नहीं आने वाला, वो अपने मैक्स पे पहुंच गई है। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फीवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्योंकि हम लोगों ने सबस्ट्रेट को बढ़ाया है, एंजाइम थोड़े बढ़ाए। तो आप सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ाते जाओ भाई, जब आपका एंजाइम उतना ही है कैसे काम बनेगा। वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है वो कम है इन कंपैरिजन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल। जैसे ही सारे सबस्ट्रेट सैचुरेट हो जाएंगे अब कोई फ्री एंजाइम नहीं बच रहा है, ठीक है, टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट, कि वो आपके जो भी सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो उससे जाकर के बाइंड कर सके। देखो सिंपल सी चीज क्या दी गई कि पीएच हो टेम्परेचर हो, एक ऑप्टिमल पीएच हो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर हो, तो आपका एंजाइम काम करेगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया आपका एंजाइम डैमेज हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर दिया आपका एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। सेम हो जाएगा पीएच के साथ। कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बट एक लेवल पे जाने के बाद जैसे आपका वेलोसिटी मैक्स पे पहुंचा, जैसे आपका वेलोसिटी मैक्स पे पहुंचा उसके बाद सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो, एंजाइम तो उतना ही है ना, एंजाइम जितना था उतना ऑलरेडी बाइंड हो चुका, अब एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक टाइम के बाद जाकर के आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये थी इतनी सी बात। इसके बाद आता है आपका एक और था बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, उसी को इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, ठीक है। जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो सेंसिटिव होती है किसकी प्रेजेंस में, स्पेसिफिक केमिकल की प्रेजेंस में, जो कि बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जब वो केमिकल की बाइंडिंग एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देती है इसको बोलते हैं इनहिबिशन, ठीक है। और केमिकल को क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। केमिकल को क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। सबस्ट्रेट को लगना था एंजाइम के साथ बट कौन लग गया, केमिकल लग गया। केमिकल को क्या बोल रहे हैं, इनहिबिटर बोल रहे हैं। क्यों इनहिबिटर बोल रहे हैं, क्योंकि वो एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर दे रहा है। क्या बोला मैंने, एंजाइम था लगना था सबस्ट्रेट को, अब सबस्ट्रेट ना लग करके कौन लग रहा है, इनहिबिटर लग रहा है, वो केमिकल लग रहा है, ठीक है। और इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर दे रहा है। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, जब इनहिबिटर जो कि
कैसा लगता है, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के जैसा ही लगता है। इनहिबिटर कैसा लगता है, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के जैसा ही लगता है। इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल टू द सबस्ट्रेट, किस कंपैरिजन में, इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और क्या इनहिबिट करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, और इसको इसलिए क्या बोला जा रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। किससे बाइंड, आपका अगर सवाल में ये पूछा जाए कि जो इनहिबिटर है वो उसका कंपटीशन किसके साथ, एंजाइम के साथ या सबस्ट्रेट के साथ। जो इनहिबिटर है, जैसे ये आपका एंजाइम है, ठीक है, ये है आपका एक्टिव साइट, इस पे किसको लगना था, लगना था सबस्ट्रेट को। लग कौन गया, इनहिबिटर लग गया ना। तो इनहिबिटर किसके साथ कंपीट कर रहा है, सबस्ट्रेट के साथ कर रहा है ना। एंजाइम तो एज इट इज पड़ा हुआ है, इनहिबिटर कंपीट किसके साथ कर रहा है, सबस्ट्रेट के साथ कर रहा है। और सबस्ट्रेट जिसको लगना था एंजाइम से, बनाना था प्रोडक्ट, अब क्या हुआ, इनहिबिटर लग गया एंजाइम से, एंजाइम की एक्टिविटी को ही कम कर दिया, ठीक है। Consequently, the substrate cannot bind and as a result the enzyme action decline. अब सबस्ट्रेट नहीं लग गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिशन ऑफ, इसका एग्जांपल दिया गया है, याद रखिएगा कि इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, बाय मेलोनेट विद क्लोजली रिसेंबल टू द सबस्ट्रेट सक्सिनेट। देखो एक एंजाइम था सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, मान लो ये एंजाइम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, इससे लगना था सक्सिनेट को लगना था, बट सक्सिनेट नहीं लग पाता, कौन लग जाता है, मेलोनेट। जब मेलोनेट लग जाता है तो ये जो एंजाइम दिया गया है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो एंजाइम दिया गया सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसका इनहिबिशन हो जाता है, ठीक है। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को यूज किया जाता है बैक्टीरियल पैथोजन के कंट्रोल में। सिंपल सी बात है, इतना समझ लो कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ इनहिबिटर, ठीक है। इनहिबिटर कैसे एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एंजाइम था, इससे लगना था किसको, सबस्ट्रेट को लगना था, लेकिन जो इनहिबिटर है वो किसके जैसे दिखते हैं, सबस्ट्रेट के ही जैसे दिखते हैं, तो वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में लग करके लग जाते हैं एंजाइम के साथ, सबस्ट्रेट को हटा देंगे, खुद लग जाएंगे एंजाइम के साथ, और जैसे इनहिबिटर लगे एंजाइम के साथ, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्लाइन कर देते हैं, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्लाइन कर देते हैं। और एग्जाम्पल क्या दिया गया, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिशन, लगना था सक्सिनेट को, लगा कौन, मेलोनेट। एग्जाम्पल अच्छा है, सवाल आ सकता है, ठीक है। अब आएगा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। 1000 ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, बहुत सारे एंजाइम्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, आइसोलेटेड एंड स्टडीड, निकाले जा चुके हैं, पढ़े जा चुके हैं। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अलग अलग ग्रुप में पढ़ा जाता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, जिस तरीके का वो कैटालाइज करते हैं। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, 6 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, और हर एक क्लास के 4 to 13 सब क्लासेस भी दी गई हैं। देखो पहले एंजाइम का नाम दिया गया ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसी को बोले जाता है डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसमें बेसिकली देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चल रहा है। देखो दो सबस्ट्रेट लिया, एस डैश, पहले ये हो रहा था रिड्यूस, अब ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, पहले एस डैश हो रहा था ऑक्सीडाइज, अब ये हो रहा है रिड्यूस। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई, एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ट्रांसफरेज में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। देखो पहले सबस्ट्रेट से क्या लगा है, जी, ठीक है, पहले सबस्ट्रेट से क्या लगा है, जी, बट अब क्या हो गया, अब एस डैश से लग गया जी, अब एस डैश से, पहले एस से लगा था, ठीक है, पहले एस से लगा था, देखो पहले एस से लगा था जी, अब एस डैश से लग गया जी। ट्रांसफरेज, यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, ट्रांसफरेज, एंजाइम कैटालाइजिंग है ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप को ही ट्रांसफर कर दे रहा है, और ये जो ग्रुप होगा ये हाइड्रोजन के अलावा कोई भी चलेगा। तो क्या देखा कि अगर कोई ऐसा एंजाइम है जो कि ग्रुप का ही ट्रांसफर कर दे रहा है, पहले ये ग्रुप लगा था एस से, अब ये ट्रांसफर हो गया एस डैश में, यहाँ पे एंजाइम काम करेगा ट्रांसफरेज। फिर आता है हाइड्रोलेजेस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। एंजाइम्स क्या होते हैं, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ईथर की कराएंगे, पेप्टाइड की कराएंगे, ग्लाइकोसिडिक की कराएंगे, कार्बन की कराएंगे, कार्बन हैलाइड की लगाएंगे, या पीएन बॉन्ड की कराएंगे, ठीक है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड की। फिर आएगा लाइसेज, एंजाइम दैट कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस के अलावा काम करेंगे। यहाँ पे भी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये क्या है, ये कंपाउंड है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक्स वाई अलग हो गए, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। कौन सा एंजाइम था, लाइसेज था। फिर आएगा आइसोमेरेज, सारे एंजाइम जो कि कैटालाइज करते हैं इंटरकन्वर्जन किसके, ऑप्टिकल को, ज्योमेट्रिकल को और पोजिशनल आइसोमर को। फिर आता है लाइगेज बेसिकली आपको ज्वाइनिंग का काम करता है, एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स, लिंक करने का काम कर रहा है। एग्जांपल है एंजाइम विच कैटालाइजेस ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, एटसेट्रा। इसको एक बार देख लीजिएगा 1-2 बार, और ज्यादातर इसमें से कुछ पूछेगा नहीं, बस ये पूछ लेगा कि ट्रांसफरेज क्या काम कर रहा है, लाइसेज क्या काम कर रहा है, लाइगेज क्या काम कर रहा है, बस इतना ही पूछेगा आपसे। अब आता है कोफैक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
कोफैक्टर क्या होता है? देखो कोई भी एंजाइम होता है ना, उसका एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलेंगे, जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोला? एक एंजाइम होता है, एंजाइम के दो पार्ट होंगे, अगर प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको बोलेंगे एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको बोलेंगे कोफैक्टर। देखो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। एंजाइम्स में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर, जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं उसको कोफैक्टर बोले जाते हैं, जो कि एंजाइम की कैटालिटिकली एक्टिव, जो कि एंजाइम को इन दीज इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। जो प्रोटीन पोर्शन होता है, जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम, जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन, देखो जो प्रोटीन पोर्शन है, ठीक है, जो प्रोटीन पोर्शन है, प्रोटीन पोर्शन को क्या बोलना है? प्रोटीन पोर्शन को बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। जो नॉन प्रोटीन पोर्शन है, जो नॉन प्रोटीन पोर्शन है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। 3 टाइप के कोफैक्टर होते हैं। फर्स्ट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक तो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम, एक होगा मेटल आयन, ठीक है। कोफैक्टर कोएंजाइम में कंफ्यूज मत हो जाना। कोएंजाइम एक टाइप का क्या होता है? कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है, किसका? एंजाइम का। कोफैक्टर के कितने पार्ट? 3 पार्ट, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, 3 तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, सॉरी 3 पार्ट नहीं, 3 तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में, कोएंजाइम के फॉर्म में या मेटल आयन के फॉर्म में। अब हम लोग एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप को पढ़ेंगे, कोएंजाइम को पढ़ेंगे और मेटल आयन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा गया है? प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और एपो एंजाइम मतलब जो प्रोटीन वाला पार्ट था उससे टाइटली बाउंड होता है। फॉर एग्जांपल इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज व्हिच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज जो कि कैटालाइज करते हैं किसके ब्रेकडाउन को? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में कन्वर्ट होता है? वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। उसको कौन कर रहा है? उसको कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा है? पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज कर रहा है, ठीक है। इसमें जो हीम पार्ट है, हीम ही पार्ट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। हीम जो होता है वही प्रोस्थेटिक ग्रुप है और किसका पार्ट है? एक्टिव साइट का पार्ट है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में मैंने क्या देखा? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है। और इनको दूसरे कोफैक्टर से इस तरीके से अलग किया जाता है क्योंकि ये टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। ये एपो एंजाइम से जो भी कंपोनेंट जो कि आपके एपो एंजाइम से टाइटली बाउंडेड होगा वो होता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टाइटली बाउंडेड होते हैं एपो एंजाइम से। जब हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट होता है वाटर एंड ऑक्सीजन में, तो वहां पे कौन सा था एंजाइम? पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। इसमें क्या होता है? जो हीम होता है, हीम ही प्रोस्थेटिक ग्रुप था। हीम क्या था? प्रोस्थेटिक ग्रुप था। नेक्स्ट आता है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है? ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बट देयर एसोसिएशन with the apo enzyme is only transient। बहुत कम टाइम के लिए ये किससे एसोसिएट होता है? एपो एंजाइम से। यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स कैटालाइसिस। फर्दरमोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर। जो कोएंजाइम है वो कोफैक्टर की जैसे ही काम करेगा इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, अलग अलग टाइप के कैटालाइज्ड रिएक्शन में। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन। ज्यादातर आपके विटामिन होते हैं। कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD की बात की गई है। कोएंजाइम NAD एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन। जो कोएंजाइम होता है NAD और NADP, इसमें जो विटामिन है वो कौन है? नियासिन है, ठीक है। ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन। देखो बायोमोलिक्यूल में थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, पहले वाले पार्ट में तो नहीं है बट एंजाइम में थोड़ा सा याद कर लेना, बस बाकी का काम हो जाएगा। ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन। कई सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें मेटल आयन की जरूरत होती है फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन एट द एक्टिव साइट। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए मेटल आयन की जरूरत होती है। एग्जांपल दिया गया है जिंक। जिंक इज ए कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। जिंक एक कोफैक्टर के जैसे काम करता है। जिंक मेटल आयन है, ठीक है, जिंक मेटल आयन है, ओके। फिर लिखा गया कि कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड। अगर हम लोग कोफैक्टर हटा देंगे, कोफैक्टर अगर हटा देंगे एंजाइम से, तो जो कैटालिटिक पावर है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है किसी एंजाइम की, वो रिड्यूस हो जाएगी। which testifies that they play crucial role in the catalytic activity for the enzyme। देखो आपका एंजाइम में आपका प्रोटीनियस पार्ट भी था और नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी था। प्रोटीनियस पार्ट को बोला गया था एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनियस पार्ट को बोला गया था कोफैक्टर, ठीक है। अगर एंजाइम है तो इसमें जितना इंपॉर्टेंट आपका एपो एंजाइम है उतना ही इंपॉर्टेंट कोफैक्टर भी होगा, कोफैक्टर के 3 टाइप कौन कौन से? कोएंजाइम था, ठीक है, कोएंजाइम था, प्रोस्थेटिक ग्रुप था और मेटल आयन। मेटल आयन में एग्जांपल दिया गया, जिंक आयन दिया गया, ठीक है।
इतना सा था आपका एंजाइम वाला पार्ट। एंजाइम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, देखते हैं कौन सा यूनिट स्टार्ट करते हैं। अगर ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो कमेंट में जाकर के बताइएगा। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो एंजाइम वाला पार्ट है इसको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 बार देखो, ऐसा मत करना सिर्फ पढ़ते मत जाना। आपको ऐसे करना है कि आप एक बार पढ़ लिया, उसके बाद PYQ देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब भी आप कभी कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ो, जैसे कि मान लो आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर पढ़ रहे हो, जो भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं ना, जब आप उनको पढ़ो तो एक बार देख लो कि किस टाइप से PYQ आते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कैसी अप्रोच रखनी है, ठीक है। इतनी सी बात थी। बाकी कोई भी आपका डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हो। थैंक यू।